नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जून 2025 की वीकली करंट अफेयर्स के अंदर आज की इस वीडियोस में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करेंगे। जून 2025 के 7 दिनों के पिछले 6 दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा। हमारी क्लास का सबसे पहला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना करने के लिए अधिसूचना कब जारी की? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना को लेकर एक अभियान अधिसूचना जारी की है, वो है 16 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। अब सेकंड सवाल है, राज्य की किस लेपर्ड सफारी में दुर्लभ कछुए की प्रजाति है वो मिली है? तो जालाना लेपर्ड सफारी जयपुर। हमारे राज्य राजस्थान की लेपर्ड सफारी है, यहाँ पर दुर्लभ कछुए की प्रजाति मिली है। कैसी प्रजाति? दुर्लभ कछुआ, यानी कि ऐसा कछुआ जो न मिले, यानी कि किसी अन्य जगह पर न पाया जाए, तो दुर्लभ कछुए की प्रजाति मिली है। तो वो कौन सी लेपर्ड सफारी है? तो जालाना लेपर्ड सफारी, जो कि कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अगला सवाल है, नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड सफारी का उद्घाटन कब किया गया है? नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड सफारी, दोस्तों नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड सफारी है, इसका उद्घाटन 5 जून 2025 को कब किया गया? 5 जून 2025 को भजनलाल शर्मा के द्वारा, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया। 5 जून 2025 को भजनलाल शर्मा, नाहरगढ़ जयपुर लेपर्ड सफारी। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ऑप्शंस के रूप में रखा है, देखिएगा। हमारा अगला सवाल है, ओमन की पावर इन्वेस्टमेंट एलएलसी कंपनी ने अपना कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है मोहम्मद रफीक डेहर। देखिए, आप इसको याद करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है कि इसमें कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया है। देखिए, यहाँ पर एलएलसी कंपनी, आप सीधी सीधा याद रखें, एलएलसी कंपनी ने अपना कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया? तो मोहम्मद रफीक डेयर। अन्य जो ऑप्शन है वो थोड़े अलग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोहम्मद नजर आ रहा है, तो मोहम्मद रफीक डेयर एलएलसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया मोहम्मद रफीक डेयर। ओके, अगला सवाल दोस्तों बनता है, अगला सवाल कहो या फिर एक जैसे कि कोई प्रश्न होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया अधिकारी के रूप में, यानी कि अधिकारी का अर्थ हुआ उस ऑप्शंस के अंदर अधिकारी से रिलेटिव ही ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर मोहम्मद रफीक डेयर है, ये इनका अधिकारी है एलएलसी कंपनी का। उसी प्रकार से संजय मल्होत्रा है, हीरालाल सामरिया है, भगवती प्रसाद कलाल है, ये भी कहीं ना कहीं इसका योगदान है। तो उनको लेकर हम देखते हैं कि संजय जो यहाँ पर संजय मल्होत्रा है वो कौन है, क्या है, इसको लेकर देखिए। दिल्ली प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, दिल्ली प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय के निदेशक कौन है? तो भगवती प्रसाद कलाल। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए भगवती प्रसाद कलाल ऑप्शन दे रखा है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के जो निदेशालय है उनके निदेशक के रूप में भगवती प्रसाद कलाल है। ओके, इसके बाद में आरबीआई के गवर्नर, दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। ऑप्शंस दे रखा है संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, ध्यान रखें। और ये आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है, तो ये कहाँ के हैं? इसका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से, ध्यान रखें। तो संजय मल्होत्रा, सवाल पूछा जा सकता है कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का संबंध कहाँ से है? तो बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर जिले से। अगला सवाल बनता है कि भारत में सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों भारत में सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया भारत के अंदर सूचना आयुक्त है। इसके बाद में अगला सवाल बनता है दोस्तों, इसको ऑप्शंस के रूप में मैंने रखा है, देखिए। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान के कितने ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? से 1019 गांवों को विकसित करने के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, दोस्तों ध्यान रखें, धरती आबा आते ही आपको राजस्थान के कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य है? तो 6019 गांवों को। अब इसको लेकर सवाल बन जाता है, जैसे कि ये जो अभियान है, ये जो अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी
राजस्थान में कितने जिलों में लाभ मिलता है और इसको कौन सी जनजाति को इसमें लाभ मिलता है, उनको लेकर अब सवाल बनने लगते हैं। क्योंकि ये जो अपडेट सवाल बन गया है, इनको लाभ मिलने मिलने लगा है। इनको विकसित करने के लिए इनके द्वारा धरती आबा जनजाति उत्कर्ष के द्वारा यहाँ पर से 1019 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये तो ट्रेंडिंग सवाल है, लेकिन इससे रिलेटिव सवाल न पूछकर इसका पुराना सवाल यानी कि इसकी स्थापना पूछ सकता है, कहां पर हुई ये पूछ सकता है, तो उसको लेकर हम बात करते हैं। दोस्तों आप देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष की शुरुआत कहां से होती है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को होती है। 2025 न करे, 2024 को 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति की शुरुआत होती है। अब अगली बात यहाँ पर आती है कि धरती आबा जनजाति जो ये उत्कर्ष अभियान है, इनके विभाग कितने हैं, तो 17 विभाग है। इन 17 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्र को होता है। और राजस्थान में 37 जिले हैं। कितने जिले हैं? 37 जिले हैं। और इन 37 जिलों में 207 ब्लॉक है और इन 207 ब्लॉक के 619 गांवों को इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ मिल रहा है। इनको विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। 619 गांवों को और कितने ब्लॉक को, तो 207 ब्लॉक को चुना गया है इनके गांवों को। और राजस्थान के कितने जिले धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष से लाभान्वित है, तो 37 जिले। अब देखिए राजस्थान में इसकी शुरुआत, देखिए यहां पर सवाल बन गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की राजस्थान में शुरुआत कहां से हुई, तो कोटड़ा ब्लॉक से। कौन सी ब्लॉक से? 207 ब्लॉक है, उनमें से कोटड़ा ब्लॉक से इस अभियान की जनजाति आबा सॉरी धरती आबा की ये शुरुआत होगी। अब देखिए सवाल हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सारी करंट अफेयर की ये जो नोट्स बना रखे हैं, इनकी पीडीएफ के रूप में आप टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप ज्वाइन करें। और देखिए भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला कार मॉल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर, कौन सा मोबाइल? ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला कार मॉल। दोस्तों कार मॉल का अर्थ हुआ जैसे कि कोई कार है, उस कार से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती है वो उस मॉल के अंदर मिल जाती है, यानी कि सारी की सारी एक ही दुकान में कार मॉल हो गया। तो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला कार मॉल लॉन्च किया गया है, कहां पर? मानसरोवर जयपुर में। अपने दोस्तों राजस्थान में मानसरोवर जयपुर में कार मॉल बनाया गया है, जो कि भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला है कार मॉल। कहां पर? मानसरोवर जयपुर में। अब देखिए जो सवाल बनता है तो उसमें जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं वो जयपुर से रिलेटिव ज्यादातर होंगे, जैसे कि सीतापुरा जयपुर, मानसरोवर जयपुर, मानवीय नगर जयपुर। तो इनमें से जो कार मॉल वाला ऑप्शन है वो है मानसरोवर जयपुर। अब सीतापुरा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। देखिए मानसरोवर जयपुर, सबसे पहली बात हो रही है मानसरोवर जयपुर। यहाँ पर फिनटेच पार्क भी स्थित है। कौन सा पार्क दोस्तों? फिनटेच पार्क मानसरोवर जयपुर में स्थित है। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का कार मॉल भी मानसरोवर जयपुर में स्थित है। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी सीतापुरा जयपुर में। अभी हमने बात की सीतापुरा जयपुर में क्या है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर स्थित है? सीतापुरा जयपुर में। अगला है कुक्कस जयपुर। कुक्कस जयपुर है, कुक्कस नामक स्थान जयपुर में, जहां पर क्या हो रहा है? रॉयल इनफील्ड की इकाई है। कौन सी इकाई है? रॉयल इनफील्ड की इकाई कुक्कस जयपुर के अंदर। और हार्डवेयर तकनीकी पार्क भी हमारे इस कुक्कस जयपुर के अंदर है। तो ऑटोमोबाइल वाला अगर सवाल आ जाए तो आप दोस्तों सही करना मानसरोवर जयपुर के अंदर। और मानसरोवर जयपुर में फिनटेच पार्क भी है, बस इतना ही। और राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में। अब दोस्तों आप थोड़ा और आगे बढ़िए। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग करने पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया? सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन
मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग किया गया है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में चयन हुआ है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा जिला चयन हुआ है? तो भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शंस के अंदर घुमा घुमा कर सवाल दे दिया जाएगा, जैसे कि भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ उपयुक्त सभी, इसमें से कोई नहीं। देखिए, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का उपयोग किया गया है और इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन जिलों का चयन किया गया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार एआई का प्रयोग किया है। इसके उत्पादन में, मिनरल एक्सप्लोरेशन के उत्पादन में एआई का पहली बार प्रयोग किया है, इसलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। किनको? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप मान सकते हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजाब घर कहा जाता है और देश में इस अजाब घर का, यानी कि राजस्थान में जो खनिज है इनका उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है खनिज उत्पादन की दृष्टि से? राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भंडारण की दृष्टि से तो थर्ड स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से सेकंड स्थान है। भारत में राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से तो सेकंड स्थान है और भारत में राजस्थान का खनिज भंडारण की दृष्टि से थर्ड स्थान है। अब अगला है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में उपलब्ध खनिज कितने हैं? दोस्तों राजस्थान में जो जितने भी खनिज है वो पूरे पूरे निकाले नहीं जाते, उनमें से कुछ एक निकाले जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें उपलब्ध 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है, इसमें राजस्थान के खनिज भंडारण के बारे में आया कि यहाँ पर राजस्थान में कितने खनिज उपलब्ध है, तो 81 प्रकार के खनिज है वो उपलब्ध है, लेकिन राजस्थान के अंदर 58 प्रकार के खनिजों को ही उत्पादित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। और 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध है और कितना उत्पादन होता है? तो 58%। दोस्तों सवाल को कैसे बनेगा इसको ध्यान में रखें। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल उपलब्ध खनिज कितने हैं? 81। राजस्थान में खनिजों का कितना उत्पादन होता है? तो 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। अब देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कब आई? दोस्तों देखिए, सवाल बनते रहते हैं। देखिए, राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कब आई? 4 दिसंबर 2024 को। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति 4 दिसंबर 2024 को आई। दोस्तों ध्यान रखिए, 4 दिसंबर 2024 को। अब राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति है, सॉरी नवीनतम बिल्कुल खनिज नीति है, ये इसका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि 2047 तक राज्य उत्पादित खनिजों को 58 से बढ़ाकर 70 करना। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है, यानी कि इसका उत्पादन किया जाता है और इनको बढ़ाकर 70 प्रकार के खनिजों को निकाला जाएगा। इस प्रकार का उद्देश्य राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति का है और ये 2047 तक पूरा किया जाएगा। 58 तो अभी हो रहा है, लेकिन इसको 70 करना है उत्पादन, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है 2047 तक। एक बार पुनः 4 दिसंबर 2024 को क्या हुआ था? तो राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति आई। ओके, अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वही सवाल है, इसको एक बार पुनः रिपीट करें कि उत्पादन में एआई का प्रयोग, राजस्थान के अंदर उत्पादन के अंदर एआई का प्रयोग अगर आपको सवाल में दिखाई दे और उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों को चयन किया गया है? तो भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, इनका चयन है वो किया गया। भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर। दोस्तों सवाल है जो कि ट्रेंडिंग होते हैं, उनसे रिलेटिव सवाल बनते हैं। ओके, आप कंफ्यूजन ना हो कि ये करंट अफेयर्स की क्लास है और इसके अंदर ये प्रश्न अलग अलग आ रहे हैं। दोस्तों जो सवाल होते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान ज्योग्राफी की बात करूं, जैसे कि कोई भी करंट अफेयर में अगर कोई सवाल आया है तो उनसे रिलेटिव ज्योग्राफी का भी सवाल आएगा, यानी कि उनसे रिलेटिव बनता है, तो वही बात रहती है। इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर में है और यहाँ पर इनकी स्थापना 1962 में हुई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1962 के अंदर
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु कौन है? तो सुनीता मिश्रा, पहली महिला कुलगुरु सुनीता मिश्रा। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि पहली स्थायी महिला कुलगुरु राजस्थान के विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलगुरु है अल्पना कटेजा। लेकिन पहली महिला कुलगुरु कौन है? तो सुनीता मिश्रा। ये कहाँ की है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर की। फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर है, इनको योग यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से किस यूनिवर्सिटी को योग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर को योग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1962 में। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर से पिछले 7 दिनों की थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगी, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, राजस्थान में काऊ सफारी कहां पर स्थापित हुई है? राजस्थान में अभी अभी काऊ सफारी स्थापित हुई है, तो वो कहां पर हुई है? तो हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। बस इतना सा ही सवाल बनेगा कि राजस्थान में काऊ सफारी कहां पर स्थापित हुई? तो हिंगोनिया गौशाला जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, हिंगोलिया गौशाला जयपुर में काऊ सफारी स्थापित हुई है। राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राजस्थान प्रदूषण मंडल ने किसके साथ एमओयू किया है? देखिए, यहां पर राजस्थान में या फिर राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करना है। ध्यान रखें, इसको ध्यान से पढ़ें। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राजस्थान प्रदूषण मंडल ने, दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान प्रदूषण मंडल के द्वारा किसके साथ में एमओयू किया गया है? तो यहां पर किया गया है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली के साथ में। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट नई दिल्ली के साथ में यहां पर क्या किया गया है? एमओयू किया है, यानी कि समझौता किया है। किसके लिए किया है? क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन 2030 के लिए, इनको तैयार करने के लिए, इस प्लान को तैयार करने के लिए राजस्थान प्रदूषण मंडल के द्वारा, राजस्थान प्रदूषण मंडल के द्वारा किसके साथ में एमओयू किया है? तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट न्यू दिल्ली के साथ में। सेकंड सवाल है, अगला सवाल है, थर्ड सवाल हम मान सकते हैं। राज्य में अज्ञात बेसहारा अनाथ रोगियों का निःशुल्क उपचार करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किस विभाग के साथ एमओयू किया गया है? एक बार पुनः पढ़िए इस सवाल को। हमारे राज्य में अज्ञात बेसहारा अनाथ रोगी है, उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा, और निःशुल्क उपचार करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किस विभाग के साथ एमओयू किया गया है? दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ में यहाँ पर एमओयू किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो अज्ञात लोग होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, उनका कोई नहीं होता है, और जो अनाथ होते हैं और वे रोगी हैं, अगर कोई अज्ञात बेसहारा अनाथ और रोगी है तो उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। और ये उपचार करने के लिए चिकित्सा विभाग ने समझौता किया है। तो किनके साथ में समझौता किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ में समझौता किया है। अब दोस्तों ये सवाल बना है, तो अगला सवाल भी बन सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब आई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब आई? 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आई? दोस्तों देखिए, 2011 के अंदर तो निःशुल्क दवा योजना आई थी। अगर दवा लेनी है निःशुल्क तो हमें 2011 में जाना पड़ेगा। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म, 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 कंप्लीट। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दोस्तों अगर दवा करवानी है तो पहले जांच करवानी पड़ेगी। तो जांच करवाने के लिए यहाँ पर 2013 में जाना पड़ेगा, है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में 7 अप्रैल 2013 में कब आई? 7 अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना।
पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों देखिए सवाल बनते रहते हैं। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। पर्यटन जो निदेशालय है वो 1955 और विभाग है वो 1956। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वीकली करंट अफेयर है, बस आधे घंटे की तो क्लास रहेगी, वीडियोस के अंत तक बने रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों रहेंगे। दिल्ली में आयोजित ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब राजस्थान की किस खिलाड़ी ने लिखा? इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि दिल्ली में एक आयोजित हुआ था ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ये दिल्ली में आयोजित हुआ था ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट। यहाँ पर राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं जिसने खिताब को जीता है, तो वो है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली में आयोजित ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट के अंदर खिताब जीता है और ये राजस्थान का खिलाड़ी है, तो वो है अभिजीत गुप्ता के द्वारा। अभिजीत गुप्ता राजस्थान का प्रथम ग्रैंड मास्टर भीलवाड़ा का है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिजीत गुप्ता। दोस्तों अगर ये सवाल बन सकता है कि राजस्थान का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिजीत गुप्ता, तो सवाल ये भी बन सकता है कि राजस्थान का सेकंड ग्रैंड मास्टर कौन सा है, तो यश भरड़िया। राजस्थान का सेकंड ग्रैंड मास्टर कौन है, यश भरेड़िया। और राजस्थान का प्रथम यानी कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता का संबंध है वो भीलवाड़ा से आ सकता है ना, भीलवाड़ा से है। अब दिल्ली में आयोजित हुआ ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज, इसके अंदर राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं अभिजीत गुप्ता जिसने खिताब को जीता। किसके अंदर? ग्रैंड मास्टर के अंदर दिल्ली में आयोजित हुआ अभिजीत गुप्ता, राजस्थान का प्रथम ग्रैंड मास्टर भीलवाड़ा में अभिजीत गुप्ता। समझ गए सवाल को? अच्छी तरीके से याद भी हो चुका होगा। अब देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, हमारी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन से देखिए 10 दिसंबर 2025 को, 10 दिसंबर दोस्तों ये डेट आने वाली है, 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थान, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थान यानी कि राजस्थान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को। अब इनकी कहानी क्या है? ये जो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन है इनकी कहानी क्या है? अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राइजिंग राजस्थान की। आप लोगों ने नाम सुना होगा राइजिंग राजस्थान का, तो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित हुआ। जेईसीसी सीतापुरा में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब इस कार्यक्रम की बात करें तो ये कब से कब तक रहा? जेईसीसी सीतापुरा में राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन 9 दिसंबर 2024 को हुआ। 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 तक जेईसीसी सीतापुरा में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम चला। अब राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम जेईसीसी सीतापुरा में कब स्टार्ट हुआ? तो 9 दिसंबर 2024 को हुआ। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अब पीएम मोदी के द्वारा 9 तारीख को, 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन यहां पर सीतापुरा के अंदर किया। लेकिन यहां पर इसी के अगले दिन यानी कि 10 तारीख को एक घोषणा की गई। 10 दिसंबर 2024 को एक घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों सवाल अगर एग्जाम में आता है कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ की घोषणा है? तो ये सीतापुरा के अंदर राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा 9 दिसंबर को हुआ। और अगले दिन 10 दिसंबर को ये घोषणा आई कि प्रतिवर्ष यानी कि हर एक वर्ष जितने भी वर्ष आएंगे आगे आने वाले, तो वहां पर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियोस लंबी बन जाएगी इसलिए आज की इस वीडियोस को इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे 3-4 दिनों के बाद में और अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देना। जय हिंद, जय भारत।